ओके, आज हम लोग करने वाले हैं क्या, पार्टनरशिप हम लोग शुरू करेंगे। तो चाहे ये आपका 12th के लिए हो या फिर आपका ये किसके लिए हो, सीए फाउंडेशन वालों के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, देखो क्लास 1 हमारे लिए है, ये क्लास 1, ठीक है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो अब इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं, क्वेश्चंस वगैरह नहीं है यहाँ पे, ये ज़्यादा थियोरिटिकल है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता के चलूँगा इसमें, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इसके साथ भी हम, ठीक है। तो अब आप अगर 12th में हो, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सीए फाउंडेशन में तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और सीए फाउंडेशन वालों के लिए तो दो जगह इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और आपका ये बिजनेस लॉ जो आप पढ़ते हो, मर्केंटाइल लॉ, वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जगह आपको देखना है। देखिए 11th में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर, याद आ रहा है। 11th में हमने क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर, जिसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फाइनल अकाउंट। अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी है, सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस पर्पज से काम करता है तो हमने उसके लिए फाइनल अकाउंट पढ़ा था, जिसको आप लोगों ने एक नाम और दिया था, क्या इसका नाम था, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद और विदाउट एडजस्टमेंट्स, ये हमने वहां पे पढ़ा था। फिर देखो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हम कितनी चीजें पढ़ते हैं, एक बार जरा उसको देखो। फिर हमारा था कोई ऐसा बंदा जो सिंगल एंट्री पे काम कर रहा हो, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री पे काम नहीं करता, वो सिंगल एंट्री पे काम करता है, और अब वो चाहता है कि आप उसको डबल एंट्री पे लेके आए। या फिर कोई आदमी है जो डबल एंट्री पे काम करता मगर किसी वजह से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह क्या हो गए, थोड़े बहुत नष्ट हो गए हैं, जैसे बाढ़ आ गई होगी, उसके यहाँ आग लग गई होगी, चोरी हो गई, या कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट वाले, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आए, उठा करके ले गए कुछ सामान, जो बुक्स वगैरह भी उठा के लेके चले गए, और उसको अपनी बुक्स बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए अपने 11th के अंदर ही क्या पढ़ा था, एक याद आ रहा है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या आपने पढ़ा था इसी का एक दूसरा नाम और क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिएगा, ध्यान से देखिए कि कौन कौन किसके किसके लिए, रुको यहां पे अच्छे से पढ़ते हैं। एक तो कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई क्या है, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल आदमी है, और वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। कौन सी एक्टिविटी कर रहा है सर, बिजनेस एक्टिविटीज। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद या विदाउट एडजस्टमेंट्स, याद आया, चैप्टर था आपका 11th के अंदर। फिर 11th में ही हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर मान लो सिंगल एंट्री, जिसको हमने नाम दिया क्या, सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री रहा हमारे पास, या फिर इसको आप बोलते थे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एक तो ये था, ये उन लोगों के लिए था जिनके पास या तो जो डबल एंट्री मेंटेन ही नहीं करते, या अगर मेंटेन करते भी हैं तो ड्यू टू सम रीजन क्या हो गया, उनके कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉय हो गए हैं और उनको डबल एंट्री पे आना है। ये हमने कहां पे पढ़ लिया था सर, 11th के अंदर पढ़ लिया था। जब हम 12th में आते हैं तो हमें किनके किनके बारे में पढ़ना है, पहला हमें उनके बारे में पढ़ना था जो लोग नॉन प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, यानी इनका प्रॉफिट का मोटिव नहीं है। ये लोग काम क्यों कर रहे हैं, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस से काम कर रहे हैं, लोग समाज को या अपने मेंबर्स को या किसी को भी सर्विस देने के मकसद से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, एक चैप्टर हमारा एनपीओ, याद आ रहा है, हमने एनपीओ पढ़ा था। ये सब क्या, अब देखो ये सब क्या है, सब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने के ही तरीके हैं भाई। ये सब जितना आप काम कर रहे हो ना, ये सारा काम अभी देखते हैं, ये सारा काम जो भी करेंगे सबका दो ही मकसद है, एक तो प्रॉफिट निकालना और दूसरा आपका फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, बस यही दो काम है। और इसी के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनाएंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे 12th के अंदर कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर पार्टनर बन गए और वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे अगर वो लोग को अपना ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो भी आप पढ़ने वाले हो। अच्छा, फिर आप क्या पढ़ोगे भाई, काफी सारे लोग जमा हो गए, अभी तो काफी सारे लोग जमा हो गए।
और इन्होंने मिलकर क्या बना ली, एक कंपनी बना ली। अभी ये लोग अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपनीज अकाउंट्स, कंपनीज अकाउंट्स। बात समझ में आई। तो ये सबका मकसद क्या है, सबका मकसद वही है भाई, प्रॉफिट निकालना और पोजीशन पता करना। प्रॉफिट निकालने के लिए कहीं पे आप देखोगे पीएल अकाउंट बनता है, या सॉरी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता है। फिर कहीं पे आपका बन जाता है, आगे बढ़ोगे थोड़ा और तो आपका बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। कहीं पे आपका फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। कहीं पे आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, घुमा फिरा के करना क्या है आपको, प्रॉफिट ही तो निकालना है। बात समझ में आई। अच्छा, बैलेंस शीट के लिए कहीं पे माने पोजीशन निकालने के लिए कहीं बैलेंस शीट बनेगा, कहीं पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, कहीं बाकी जगहों पे भी हम इसको बैलेंस शीट ही बुलाते हैं। तो ये चीजें, ये सारी चीजें बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। चलिए, तो अभी हम लोग इसी में एक कड़ी देखने वाले हैं। हमारा वो कौन सा एरिया है सर, कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके बिजनेस करते हैं, है ना, तो उस पार्टनरशिप के अंदर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट समझो, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया वो पूरे का पूरा उसी का है। क्या वो किसी से बांटने की जरूरत है उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो और आपको 1 रुपए का ही मुनाफा हुआ और 2 ही पार्टनर है, 5 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, सब में बटेगा ना, या अकेला कोई लेके घर चला जाएगा? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक नया अकाउंट आप पढ़ेंगे यहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन। देखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग बनेगा, पीएल बनेगा, और पीएल से एक अलग अकाउंट बनेगा जिसका नाम रहेगा क्या, हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ रहे? पीएल एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है सर? ये ऐसा अकाउंट है जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाता है, क्या निकाल के देता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल अकाउंट क्या निकाल के देता है, नेट प्रॉफिट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है सर, इस नेट प्रॉफिट को सारे पार्टनर के बीच में बांटता है। बात समझ में आई? तो चलो खैर वो सब बाद में देखेंगे जब अकाउंटिंग वाले एरिया में पहुंचेंगे, अभी तो थियरी पढ़ना है हमें। यू हैव लर्नड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटर, भाई हमने 11th में पढ़ लिया था। लेकिन हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, है ना, हमें कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, और अब लोग अकेले हमसे बिजनेस नहीं संभल रहा, तो हम पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं कि भाई आओ और हमारे साथ आकर के बिजनेस करो। हमसे अकेले ये रिस्क भी नहीं उठ रहा, हम रिस्क को भी क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि भाई नुकसान भी हो तो सबका हो, 2-4 लोग हमारे रहे, सब लोग मिलकर नुकसान उठाएंगे, प्रॉफिट में भी हिस्सा बटाएंगे, मिलके काम करेंगे, मिलके पूंजी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? वहां पे पार्टनरशिप आता है। तो फिर आप पार्टनरशिप पे आते हैं, और इसमें ना एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर, उस पर कोई एक्ट नहीं लगता है, सच सोल प्रोप्राइटर पे कोई एक्ट नहीं लगता। लेकिन जब आप पार्टनरशिप के बिजनेस में आते हो तो देखो यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए, और जब 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें झगड़े भी होते हैं। तो ये झगड़े वगड़े ना हो, परेशानी उनको दिक्कत ना आए, इन सब चीजों से बचने के लिए लॉ मेकर्स ने क्या करा, एक एक्ट ही बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट आपको बताएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? तो चलो अब आप बताइए, सिंगल सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई एक्ट की जरूरत क्यों नहीं है? भाई बंदा खुद अकेले काम कर रहा है, उसको किससे झगड़ा करना है फिर बताओ? खुद से थोड़ी ना झगड़ा करेगा, तो वहां पे एक्ट की जरूरत है नहीं। कंपनी में फिर एक्ट की जरूरत लग जाती है। बात समझ में आई आपके? चलिए, फिर है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, है ना, फिर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो नई नई चीज़ें हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ रखा। चलिए, नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखो क्या बोल रहा है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के जब बिजनेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसको थोड़ा सा अगर इसके अंदर आप जाओगे और एक्ट को देखोगे तो वहां पे अगलों ने सेक्शन 4 के अंदर एक डेफिनेशन दे रखा है। क्या डेफिनेशन दे रखा है? यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके सेक्शन यानी एक एरिया है जिसने पार्टनरशिप एक्ट को डिफाइन किया है, सॉरी पार्टनरशिप को डिफाइन किया है। देखो क्या डिफाइन किया है, पार्टनरशिप इज द relation between persons who have agreed to
टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब में मतलब है, जितनी लाइनें यहां पे जितने शब्द लिखे हुए हैं भाई, हर शब्द का अपना एक मतलब है। कि पार्टनरशिप क्या है सर? पार्टनरशिप किसी व्यक्ति को नहीं बोलते, पार्टनरशिप किसी बिजनेस को नहीं बोलते। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं सर? ये एक रिश्ते का नाम है, ये एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बनता है। यानी पार्टनरशिप क्या है सर? एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्संस। बिटवीन क्या? पर्संस। बात समझ में आई? तो सबसे पहली बात तो आई पर्संस। अब पर्संस में देखो एस लगा हुआ है, मतलब एक पर्सन तो होगा नहीं, प्लूरल में ही जाएगा ये। तो यहां देखो इन्होंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया अगलों ने कि भाई यहां पे कितने होंगे? टू और मोर पर्संस। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? तो आपने बोला सर पार्टनरशिप बोलते हैं उनके रिलेशनशिप को। तो वो जो लोग हैं जिनके रिलेशनशिप को आप पार्टनरशिप बोल रहे हो, उन लोगों को क्या बोलते हैं? तो भाई उन लोगों को बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स। क्या बोलते हैं उनको? पार्टनर्स। ध्यान से समझ रहे हो बात को? इस रिश्ते को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और जिन लोगों में ये रिश्ता है उन लोगों को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। और ये जो सबने मिलके बनाया, ये जो सब लोगों ने मिलके बनाया, ये जो बिजनेस खड़ा किया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फर्म। बात समझ में आई? ठीक है, एक मिनट देखते हैं इसको। देखिए यहां पर अगलों ने लिखा भी होगा कि ये जो पर्सन्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स, और इन्होंने जो बिजनेस बनाया है इस बिजनेस को बोलते हैं फर्म। ओके, अच्छा अब कुछ बातें यहां पे लिखी हैं। पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर कंस्टिट्यूटिंग इट। इसका भी जरा ध्यान से सुनो। इसका मतलब है कि लॉ की नजर में, देखो दो नजर है यहां पे, दो नजर है। एक नजर है अकाउंट्स की नजर और एक नजर है लॉ की नजर। अकाउंट्स की नजर में बिजनेस और बिजनेसमैन हमेशा हमेशा अलग होते हैं, और यहां भी जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना तो इसके अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होंगे? अलग होंगे। लेकिन 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 मैं आपको इसको अलग से मैं आपको दिखाता भी हूं। ये देखो, ये है अकाउंट्स की नजर, अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, और लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ की नजर या कोर्ट की नजर। अकाउंट्स के नजर में जो सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर अकाउंट्स की नजर में क्या होता है? सेपरेट। अकाउंट्स की नजर में तो सब सेपरेट है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी कर रहे हो, यानी कोई बंदा अगर अकेला बिजनेस भी कर रहा है, तो अकाउंट्स का यह कहना है कि आदमी अलग है, यानी बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। मगर लॉ की नजर में दोनों क्या हैं? सेम। तो जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो आप दोनों को क्या बोलोगे कि भाई आप लोग सेपरेट हैं, लेकिन जैसे ही आप लॉ पढ़ने जाओगे आप क्या बोलोगे? दोनों क्या हैं? एक ही हैं। इसका मतलब क्या होता है? इन ड्यू कोर्स विल डिस्कस, अभी के लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ठीक है, अकाउंट्स के नजर में तो हमेशा क्या रहता है सर? अकाउंट्स के नजर में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, यानी पार्टनर्स आर डिफरेंट थिंग और पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट थिंग। मगर लॉ की नजर में ये क्या है? सेम है। यानी पार्टनर पे केस करो या उनके फर्म पे केस करो, बात बराबर है। सोल प्रोप्राइटर पे केस करो या उसके बिजनेस पे केस करो, बात बराबर है। लेकिन जब बात आती है कंपनी की, तो अकाउंट्स का अकाउंट तो बोलते हैं, हम तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं क्या है? दोनों सेम है, सॉरी दोनों क्या है? सेपरेट है। यहां पे लॉ भी क्या बोलता है? दोनों सेपरेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कंपनी के केस में सेपरेट, अकाउंट्स के नजर से भी और लॉ के नजर से भी। लेकिन आपके क्या बोलते हैं इसको? सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो, दोनों में क्या रहता है? अकाउंट्स की नजर से सेपरेट है, मगर लॉ के नजर में क्या है? सेम। बात समझ गए इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देखो क्या है, पहले लेक्चर में तो बस थ्योरी 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 हम जरा सी करेंगे, फिर अगले बार से देखते हैं क्या करना है हमें।
अच्छा 2 और मोर पर्सन, भाई लोग कितने होंगे देखो, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन है नहीं। अच्छा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? By virtue of section 464 of the Companies Act, the central government is empowered to prescribe maximum number of partner in a firm, but the number of partner cannot be more than 100। यानी मैक्सिमम कितने हो गए भैया तुम्हारे? 100 से ज्यादा नहीं। लेकिन ये तो कहने वाली बात है, कहने वाली बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ना ना ना, 100 लोग होंगे तो झगड़े बहुत होंगे भाई, झगड़े बहुत होंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? 50। लॉ ने बोला था कि आप 100 तक बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ना 100 तक तो बोलना ही नहीं है, तो उसने क्या बोला? 50। यानी पार्टनरशिप में कितना हो गया? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझो, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप तभी बन सकती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक समझौता हुआ हो, एक एग्रीमेंट हुआ हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो इंप्लाइड हो, लेकिन उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। इस बात को भी समझते हैं। पहले देखें यहां पे लिखा क्या है। एग्रीमेंट होना जरूरी है जी। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो, ओरल भी चलेगा, कोई पंगा नहीं है। हाँ, रिटर्न रहे तो ज्यादा अच्छा है, यानी रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटर्न रहे तो ज्यादा अच्छा है ना। कल को तू मैं होगी तो दिक्कत कम आएगी। मान लो वर्बल काम कर रहे हो तो कल को ये बोलेगा नहीं मैंने तो ये कहा था, वो बोलेगा नहीं मैंने तो ये कहा था, वो दिक्कत है। तो सरकार कहती है देखो मर्जी तुम्हारी है, मगर हम फिर भी कह रहे हैं कि तुम क्या कर लो। जैसे सरकार नहीं कहती है सिगरेट पीना ना पीना मर्जी तुम्हारी है, हम तो कह रहे हैं मत पियो, लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्जी है तो पियो। वैसे ही सरकार कहती है कि भाई हम तो कह रहे हैं भाई रिटर्न रखो, लेकिन तुम्हारी मर्जी हो तो तुम वर्बल भी ओरल भी रख सकते हो, लेकिन बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकता। यह बात ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक बात समझाता हूं यहां पे एग्रीमेंट का मतलब मेरे क्या कहने का है। 2 लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। इन दोनों ने मिलके एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा और उसको किराए पे हॉल बनाया और उसको किराए पे लगा दिया, और इससे जो प्रॉफिट आता है दोनों भाई नहीं, दोनों फ्रेंड या जो भी हैं, ये दोनों क्या करते हैं आपस में बांट लेते हैं। मुझे बताइए क्या इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि नहीं है? सर बिल्कुल एग्रीमेंट है, चाहे रिटर्न में हो, चाहे ओरल हो, वर्बल हो, लेकिन एग्रीमेंट तो इनके बीच में है, तो हम इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। लेकिन एक और एग्जांपल लीजिए। एक आदमी है मिस्टर एक्स, उसने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था, उस पे क्या बनाया था? हॉल बनाया था, किराए पे वो देता था। उसकी डेथ हो गई। उसके 2 बच्चे थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। उसने वो प्रॉपर्टी दोनों में बांट दी। अब उन्होंने सोचा यार बीच में अगर पार्टीशन कर देंगे तो हॉल का किराया हमें काफी कम मिलेगा, नुकसान हो जाएगा दोनों का। ठीक है, मान लो पूरे हॉल का किराया आता था फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए महीने का, और अगर आप बीच में से पार्टीशन डाल दोगे ना तो किराया मुश्किल से आएगा 20-20 हजार रुपए दोनों को। तो भाई भारी नुकसान है, दोनों को भारी नुकसान है। उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं फिर तो इसको रहने दो जैसे है, हमें इनहेरिटेंस में मिला है, इसको किराए पे ही चलने दो। जो आएगा किराया उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों भाई आराम से आधा आधा शेयर कर लेंगे। दोनों लोग क्या करेंगे, आधा आधा शेयर कर लेंगे। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, यहां पे एग्रीमेंट हुआ है क्या? एग्रीमेंट तो कोई नहीं है यहां पे। ये दोनों इस प्रॉपर्टी को क्यों यहां पे दोनों लोग किराया शेयर कर रहे हैं? बिकॉज दोनों इसी के क्या हैं, दोनों इसके बच्चे हैं। तो ये जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, ये बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, ये बाय वर्च्यू ऑफ स्टेटस है कि दोनों एक ही परिवार में पैदा हुए हैं। तो यानी इस चीज को हम जॉइंट वेंचर तो बोल सकते हैं, पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। बोलिए बात समझ में आई? इसको पार्टनरशिप नहीं बोला जा सकता। क्लियर है ये बात? तो ये ध्यान, क्योंकि हर वर्ड का मतलब है। इसमें इन्होंने जो डेफिनेशन दिया बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन डेफिनेशन दिया, और हर वर्ड का यहां पे मतलब निकल के आता है। तो एग्रीमेंट का मतलब आपको समझ में आया। रिटर्न हो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन वर्बल भी चलेगा, मगर एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, रिटर्न हो या वर्बल हो। द थर्ड थिंग, बिजनेस। भाई अगर बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है। समझ गए? देखिए अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। इसी एग्जांपल को हम लोग लेके चलते हैं, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। देखो ध्यान से, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, मान लो ये है 100 गज का,
या 100 नहीं, आप ले लो, इसको लगा लो आप, इसको लगा लो आप 300 गज, क्या बोलते हैं इसको, 300 गज का ये प्लॉट, ठीक है। अभी ए और बी दोनों गए और दोनों को चाहिए, मान लो किसी को चाहिए 100 गज, किसी को चाहिए 200 गज। तो मिस्टर ए गया इसके ओनर के पास, कहता है भाई मेरे को इतना सा प्लॉट तुम काट के दे दो। वो कहता है नहीं, मैंने नहीं काट के देना, मैं तो पूरी प्रॉपर्टी एक ही बार में बेचूंगा, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। कुछ दिन बाद बी गया, कहता है भाई मुझे 200 गज का प्लॉट काट के दे दो। वो कहता है ना, मैं नहीं दे रहा, मुझे तो पूरा प्लॉट एक बार में बेचना है। अभी बी जब ऑफिस से निकल रहा था तो ए उसको मिल गया, तो इसने कहा यार देखो ये तो मैं 100 गज लेने आया था, ये दे नहीं रहा। वो कहता मैं 200 गज लेने आया था, दे नहीं रहा। इन्होंने कहा चल एक काम करते हैं, दोनों मिल के ये प्लॉट खरीद लेते हैं। दोनों लोग आपस में मिल गए और दोनों लोग मिल करके चले गए किसके पास, ये जो मिस्टर जो भी है XYZ है, इसके पास चले गए और जाकर के ये प्लॉट खरीद लिया और इसने दे भी दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताइए क्या यहां पे देखो एक एग्रीमेंट है, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, 2 या 2 से ज्यादा लोग भी हैं, मगर मुझे बताइए क्या यहां पे कोई बिजनेस हो रहा है? बिजनेस तो नहीं है, एक ज्वाइंट एक्विजिशन करा है उन्होंने, बस मिलकर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है। तो बताइए यहां पे इस केस में क्या हम बोल सकते हैं, ये पार्टनरशिप कहलाएगा? सोचिए, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? देखो यहां कुछ लिखा है क्या इन्होंने, द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस, मेयर को ओनरशिप डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। ये को ओनर्स हैं, ये पार्टनर नहीं कहलाएंगे क्योंकि बिजनेस कर ही नहीं रहे। हाँ, इन्होंने क्या बोला, चलो प्लॉट खरीदते हैं, फिर इस पे कुछ मकान वकान बनाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे, होटल बनाएंगे और होटल वगैरह बना करके वो बिजनेस चलाएंगे, फिर तो आप पार्टनर बन गए। लेकिन आपने सिर्फ को ओनरशिप कर ली, ठीक है। अच्छा, कल को बेचेंगे भी दोनों भाई मिलकर इकट्ठे बेच देंगे, प्रॉपर्टी के दाम अच्छे मिलते हैं। वन टाइम ट्रांजेक्शन यार, एक बार खरीदा बेचा, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे यार, लैंड खरीदने बेचने का बिजनेस कर नहीं रहे ये। तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई इन्होंने सिर्फ अपने किसी कन्वीनियंस के लिए साथ में प्लॉट खरीदा है, ठीक है, इकोनॉमिक कन्वीनियंस के लिए, तो हम इसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। बात क्लियर है ये, ठीक है। अगला इसी से रिलेटेड एक चीज है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मैं म्यूचुअल एजेंसी को बाद में देख रहा हूं, पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, भाई मान लो एक मिनट के लिए 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी। अब चलो मान लेते हैं 2 लोग भी हैं, बिजनेस भी है, सब कुछ है, ठीक है। ए और बी 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी। मैंने बी से पूछा भाई तुमको मिलता क्या है यहां पे? वो कहता है मेरे को मिलता है 20,000 रुपए पर मंथ या 30,000 रुपए पर मंथ। मैंने बोला अच्छा, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो? कहता है तो मुझे क्या, मुझे तो तब भी कितने मिलेंगे, 20,000 रुपए पर मंथ। कहता है प्रॉफिट हो गया तो? कहता है मुझे तब भी वही मिलेंगे, 20,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या यहां पे मिस्टर ए जो हैं, क्या ये मिस्टर बी के साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या उन्होंने इसको सैलरी पे रखा हुआ है? ये इंप्लॉई है या पार्टनर है? आपका दिल क्या कहता है, इंप्लॉई है या पार्टनर है ये? सर ये तो इंप्लॉई है, मैनेजर हो सकता है, इंप्लॉई हो सकता है तो कुछ कमीशन भी मिलता हो, लेकिन इसको प्रॉफिट में से हिस्सा तो नहीं, ये प्रॉफिट शेयरिंग पे तो नहीं काम कर रहा। तो उस केस में आप इसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। तो देखिए यहां पे अगलों ने क्या बोला है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाँ, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा तो भी बटेगा, लॉस होगा तो भी बटेगा। बात समझ में आई है ना? क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड लॉस, ऐसा नहीं है सर प्रॉफिट तो हमारा रहेगा, लॉस रहेगा तो सिर्फ तुम्हारा रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, लॉ मेकर कहता है यहां पे, अगर मैंने प्रॉफिट लिखा है, लॉस अपने आप समझ लेना। यहां पे जो डेफिनेशन देखोगे ना आप, ये देखो जहां डेफिनेशन है, जहां पे लिखा है ना वर्ड टू शेयर द प्रॉफिट, यहां पे आप कर लो इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो, लॉस भी यहां पे, ठीक है। चलिए, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो अच्छा एक बात और, जब बिजनेस है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो यहां पर से एक बात और निकल के आती है। मान लो कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है जो नॉन प्रॉफिट मकसद से हो रहा है, जैसे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, 2 लोग हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड करा कि हम स्लम के बच्चों को पढ़ाएंगे, इसमें कुछ पैसे भी लगाएंगे और स्लम के बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ जो थोड़ा बहुत डोनेशन वगैरह आएगा उससे ठीक है चलता रहेगा अपना काम, और जो हम लोग यहाँ पे एक चैरिटेबल काम करेंगे।
मुझे बताइए, क्या यहां पे इनका मकसद प्रॉफिट शेयर करना है? ये मकसद तो नहीं है। तो बताइए, क्या आप ये जो इन्होंने दो लोग मिल करके जो एनपीओ चला रहे हैं, ये क्या है? एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप क्या पार्टनरशिप बोल सकते हैं? नहीं बोल। देखो, दो लोग से ज्यादा भी हैं। बिजनेस भी नहीं बोलो, बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, मगर बिजनेस का एक और मकसद होता है रेगुलर रेकरिंग एक्टिविटी। तो ये लोग रेकरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, नो डाउट। चलो एक काम करो, इन्होंने मिलकर एक चैरिटेबल क्लिनिक खोला। क्या खोला इन्होंने? चैरिटेबल क्लिनिक खोला। चैरिटेबल 5 रुपए 10 रुपए लेकर ये मरीजों का इलाज करते हैं, दोनों लोग डॉक्टर हैं, और वो पैसों को बांट भी लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट कहां हो रहा है? 10-10 रुपए में मरीज देखोगे तो प्रॉफिट कहां होगा? आपका मकसद पूरी तरह से क्या है? चैरिटेबल है। तो क्या आप इसको पार्टनरशिप बोलेंगे? ना, कतई नहीं। क्योंकि पार्टनरशिप का मकसद क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट तो होना है, प्रॉफिट का मकसद ही नहीं है। यहां पे प्रॉफिट मोटिव से तो बिजनेस ही नहीं हो रहा। देखो, ये हो सकता है प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस कर रहे हो मगर बाई चांस लॉस हो जाए, लेकिन ये एक अलग बात है। और ये एकदम अलग बात है कि हम प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस ही नहीं कर रहे, हमारा मकसद ही है समाज की सेवा। ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा, फिर अगलों ने एक बात और क्या बोली? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि ज्वाइंटली और सेवरली हर पार्टनर लायबल होता है। ज्वाइंटली और सेवरली लायबल मतलब होता है, इसका मतलब देखो क्या है। इसका मतलब है अगर मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, कल को बिजनेस में लॉस लग गया, हैवी लॉस लग गया, और इन्होंने किससे पैसे ले रखे हैं? मिस्टर सी से। तो सी चाहे तो ए पर डायरेक्ट केस भी कर सकता है पूरे पैसों के लिए। ए ये नहीं बोल सकता मुझ पे केस क्यों कर रहे हो, बी पे भी करो। सी क्या बोलेगा? नहीं, तुम सामने दिख गए, हमने तुम पे केस कर दिया, तुम देख लो बी पे करना है कि नहीं करना है। अच्छा, सी को अगर सामने बी दिख जाएगा, वो बी पे भी केस कर सकता है, और अगर सी को ये दोनों सामने दिख जाएं तो ये इन दोनों पे भी केस कर सकता है। यानी लॉ के लैंग्वेज में समझिए, ए और बी ज्वाइंटली भी लायबल हैं किसके प्रति? सी के प्रति, और अलग अलग भी लायबल हैं किसके प्रति? सी के प्रति। ज्वाइंटली एंड सेवरली। बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के एंगल से नहीं है, बट लॉ के एंगल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हमने बीच में पेंडिंग डाली थी, क्या भाई? हमारा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी देखिए क्या चीज है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है, अपना वही एग्जांपल ए और बी का चला रहा है, तो ए और बी का ही एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए दो पार्टनर हैं ए और बी। अगर ए ने बी को नौकरी पे रखा होता, यानी ए कौन होता? मालिक। ए कौन होता? मालिक। और बी कौन होता? उसका मान लो एजेंट या नौकर या स्टाफ। एजेंट होता या स्टाफ होता या मैनेजर होता, कोई भी इस तरह की चीजें होती। तो हम क्या बोलते कि भाई जो मालिक है और जो नौकर है, नौकर हमें मालूम, मालिक हमें मालूम। यानी यहां पे देखो एक बड़ा रिलेशन आता है, प्रिंसिपल टू एजेंट का रिलेशन। अगर एजेंट कल को कोई काम करेगा तो हम प्रिंसिपल से जवाब मांग सकते हैं, प्रिंसिपल कोई काम करेगा तो एजेंट से जवाब नहीं मांग सकते। समझना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको आराम से समझना है, इसीलिए मैंने इसको बाद में लिया। इसको आराम से समझना है आपको कि भाई अगर बी कौन था? हमारा नौकर, ठीक है। अगर नौकर मार्केट में जाकर के किसी से कोई कमिटमेंट कर दे, किसी से पैसे ले ले, किसी को सामान दे दे, कुछ भी कर दे गड़बड़, तो और अगर उसमें कुछ पंगा आ गया, कुछ प्रॉब्लम आई, तो जिस बंदे से उसने डीलिंग करी है ना, वो बी को तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ए को भी पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ए का नौकर है बी। तो नौकर कोई भी काम करता है तो मालिक भी जिम्मेदार होता है। मालिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि नौकर अपने लेवल पे तो काम कर नहीं रहा था। नौकर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? अपने मालिक को। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बैंक में पैसे जमा करे, तो पैसे जमा करने के लिए आप कैशियर के पास गए, अपने कैशियर को पैसे दे दिए। कल को वो जमा होने में दिक्कत आ गई, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आप कैशियर से भी झगड़ा कर सकते हो, और जो ब्रांच का मैनेजर है आप उससे भी झगड़ा कर सकते हो, क्योंकि वो उसका मालिक है। या आप उस बैंक पे केस कर सकते हो। देखो, नौकर अगर कुछ गलती करता है तो हम मालिक से भी जवाब मांग सकते हैं, लेकिन अगर मालिक कोई गलती कर दे, नौकर से जवाब कैसे मांगोगे आप?
नौकर बोलेगा मुझे क्या, मुझसे पूछ के थोड़ी करता है, वो मालिक आदमी है, तुमने उससे डीलिंग करी थी, मुझसे क्या बात कर रहे हो बताइए। और उसकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। एक परिवार है, ये एक परिवार है, इन्होंने एक एकदम बेसिक एग्जांपल लेते, इन्होंने एक नौकर रखा हुआ है, एक नौकर रखा हुआ है, और ये है किराने की दुकान, किराने की दुकान है ये। नौकर गया, अच्छा किराने की दुकानदार जो उसका दुकानदार, उसको मालूम है कि ये बंदा यहां का क्या है, सर्वेंट है, हाउस होल्ड हेल्प के लिए बंदा यहां पे रखा गया है। ये जाता है यहां से सामान खरीदता है और यहां लेके आता है, सामान खरीदता है यहां लेके आता है। मंथ एंड में ये जो मालिक बैठा हुआ है ये जाता है उसको पैसे दे देता है। एक बार क्या हुआ कि इस मालिक ने अपने नौकर को निकाल दिया। नौकर को आया बड़ा तेज गुस्सा। उसने क्या करा, वो किराने की दुकान पे गया और 5,000 का 10,000 का सामान खरीद लिया, या मान लो 5,000 का ही, 10,000 का तो सामान कोई देगा भी नहीं, लेकिन 5,000 का सामान खरीद लिया और खरीद के भाग गया लेकर के। अब मंथ एंड पे किराने की दुकान वाला जो है वो आया इस मालिक के पास और आके क्या बोलता है, भाई 5,000 रुपए दो। ये कहता है किस बात का, कहता नहीं वो आपका नौकर आया था सामान ले गया, कहता है हमने तो नौकर को निकाल दिया था। अब बताइए आपको क्या लगता है, कौन किसको यहां पे पैसे देने की जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? सोचिए, अगर मालिक ये बोलता है हमने निकाल दिया था, तो दुकानदार छूटते ही जानते हो क्या बोलेगा, आपने निकाल दिया था तो हमें कहां बताया, हमें कहां मालूम है कि आपने उसको निकाल दिया है। और नौकर अगर कोई काम करता है तो उसके लिए मालिक की जिम्मेदारी 100% है, 100% जिम्मेदारी है। या तो आप हमें बता दो, इलाके के सारे लोगों को बता दो हमने अपने नौकर को निकाल दिया है, और अगर नहीं बताओगे, और ऐसा भी नहीं है वो हर बार 2-3, 4,000, 5,000, 6,000 का सामान लेता था, इस बार भी उसने ऐसा किया, ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको 50,000 का सामान दे दिया हो, तो हमने गुड फेथ में उसको सामान दिया, हमारे पास शक करने की कोई वजह नहीं थी, आराम से आया सामान उठा के ले गया, तो ले वो गया। और जाहिर सी बात है कि आपने उसको नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मालिक को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए गौर से, अगर मालिक सामान लेके कहीं चला जाए तो क्या दुकानदार नौकर को पकड़ लेगा कि तुम पैसे दो? क्या यह पॉसिबल है? सर ये कतई 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 पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? यानी मालिक के काम के लिए नौकर से आप जवाब नहीं मांग सकते, हां नौकर के काम के लिए आप मालिक से जवाब मांग सकते हो। अब सर इतनी लंबी भूमिका बनाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये दोनों भाई क्या हैं, पार्टनर हैं, तो दोनों एक दूसरे के मालिक हैं और दोनों एक दूसरे के नौकर भी हैं। गौर से सुनिए, अगर ये मालिक तो ये नौकर, और अगर ये मालिक तो ये नौकर, दोनों दो तरफा चल रहा है मामला। क्या समझे आप? यानी अगर बी ने माल उठाया है तो बी तो पैसे देगा ही देगा, अगर बी नहीं दे पाया तो ए भी देगा, और अगर ए ने माल उठाया है तो ए तो देगा ही देगा, वो नहीं दे पाया तो बी भी देगा। क्योंकि अगर ए मालिक है तो बी नौकर है, अगर और साथ के साथ साइमल्टेनियसली बी मालिक है तो ए नौकर है। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। यानी दोनों एक दूसरे के एजेंट हैं और दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल हैं। इनफैक्ट अगर ज्यादा लोग हो जाएं, मान लो ए बी सी 3 लोग हैं, ये इसका मालिक, ये इसका मालिक, ये इसका मालिक, देखो ये इसका मालिक, ये इसका मालिक, ये इसका मालिक है ना, फिर ये इसका नौकर, ये इसका नौकर, ये इसका नौकर, पता नहीं कैसे चल रहा है, ये इसका नौकर, ये इसका नौकर, सारा मालिक नौकर मालिक नौकर, सब एक दूसरे के मालिक नौकर हैं, तीनों लोग। जैसे अगर आप ए से पूछोगे तुम्हारा मालिक कौन है, बोलेगा बी और सी, और कहेंगे तुम्हारा नौकर कौन है, बोलेगा बी और सी। बी को पूछोगे तुम्हारा मालिक कौन है, बोलेगा ए और सी, और नौकर कौन है, ए और सी। और सी का मालिक कौन है, ए और बी, नौकर कौन है, ए और बी। समझ गए बात को? समझ गए बात को? आपने कभी कभी देखा होगा, रामायण महाभारत वगैरह सीरियल में देखा होगा कि ना, विष्णु भगवान होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ना, तो शंकर भगवान भी होते हैं, या ब्रह्मा जी भी होते हैं, सपोज करिए, ठीक है। अभी ये इनको मिलेंगे, ये भी इनको प्रणाम करेंगे, प्रणाम सर कैसे हैं, अच्छा, ये भी इनको प्रणाम करेंगे। आपको ऐसा कैसे हो गया, ये क्या बात हो गई? ये भी इनको कहेंगे प्रणाम भगवान, कैसे हैं आप, आपसे मिलके हमारा जीवन धन्य हो गया। अच्छा, ये भी इनको क्या बोलेंगे, प्रणाम भगवान कैसे हैं, आपसे मिलके हमारा जीवन धन्य हो गया।
अब आपको यही नहीं समझ में आएगा इसमें भगवान कौन है और भक्त कौन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भगवान हैं और दोनों एक दूसरे के भक्त भी हैं। बात समझ में आई? ये हमारे और भगवान जैसा नहीं है कि वो भगवान है हम भक्त हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका आपस का रिलेशन कैसा है, इन तीनों का आपस का रिलेशन कैसा है, ये तीनों एक दूसरे के भगवान हैं और एक दूसरे के भक्त भी हैं। बात समझ में आई? तो ये म्यूचुअल भक्ति करते हैं आपस में, सब एक दूसरे की भक्ति करते रहते हैं। समझ गए बात को? ये ऐसे चल रही है चीज। तो वैसे ही यहां पे भी क्या चल रहा है, म्यूचुअल एजेंसी। चलो जरा देख लें इसमें लिखा क्या है इन्होंने। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड ऑन, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है इसका? अगर सी ने कुछ किया ए और बी दोनों नपेंगे, बी ने कुछ किया ए और सी दोनों नप जाएंगे, ए ने कुछ किया बी और सी दोनों नप जाएंगे। एक करेगा भुगतेगा हर कोई, एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कौन करेगा? जिसका मन आए बिजनेस करे। तीन पार्टनर हैं, ए का मन आए वो आके बिजनेस करे, गल्ले पे बैठे, बी का मन करे वो आके गल्ले पे बैठे, सी का मन करे वो गल्ले पे बैठे। ए जाके घर में सो रहा है, बी कहीं घूमने गया हुआ है, सी दुकान पे बैठा हुआ है। कल को लॉस लगेगा, ए और बी दोनों लपेटे में आ जाएंगे। आप दुकान पे बैठो चाहे ना बैठो, भाई आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी 100% बनेगी। ये लिखने का मतलब है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, और देखो यहां पे लिखा है ना अगलों ने, देखो यहां पे क्या लिखा है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी सब लोग मिलके बिजनेस करें या उसमें से कुछ लोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब लोग एक दूसरे का बिजनेस कर रहे हैं। यानी नपेंगे फंसेंगे तो सब, कोई बचेगा नहीं। हां, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, बी दुकान पे बैठा, ए घर में लेटा हुआ है, सी कहीं घूमने गया हुआ है, और बी ने कोई ऐसा सौदा कर दिया जिसे नुकसान हो गया, तो क्या सी ये बोलता मैं तो घूमने गया हुआ था, मैं क्या करूं? ए कहता मैं तो घर पे सोया हुआ था, मैं क्या करूं? सिर्फ बी देगा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो उसको तो तीनों भाई बांटोगे, तो लॉस भी होगा तो कौन बांटेगा? सारे लोग मिलके बांटेंगे। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है सबको? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। बहुत कमाल का पॉइंट यार, कमाल का पॉइंट है। पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जो क्राइटेरिया है, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये म्यूचुअल एजेंसी तो कमाल की चीज है कि सब एक दूसरे के मालिक, सब एक दूसरे के नौकर। समझ गए? एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर। पता नहीं, मैंने शायद दोनों एक ही सेंटेंस बोला, बट अब समझ गए। यू गॉट द ड्रिफ्ट, राइट? चलिए, ओके, देखो क्या बोला है, एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स। यानी हर पार्टनर को यह हक है कि वो बिजनेस में भाग ले। और म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब आपको भाग लेना है नहीं लेना है, या तो भाग लो या भाग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पे जिम्मेदारी तो बनेगी बनेगी। और मोतियों जैसे शब्द देखो, ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज the agent of all the other partners. He can bind other partners and is bound by other partners. यानी ये दूसरे को बांधेगा भी और दूसरे से बंधेगा भी। बात समझ में आई? तो यहां पे म्यूचुअल एजेंसी है। यानी अगर भाई ये म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो समझो कि पार्टनरशिप ही नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और क्या बताएं आपको। बात समझ में आ गई? जहां दिक्कत रहेगी बताना। फिर एक लास्ट चीज आज का देख लेते हैं, फिर इसको ये करते, फिर दूसरे सेशन में देखेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, जैसे भी हमने पढ़ा था ना, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पार्टनरशिप नथिंग बट एन एग्रीमेंट है भैया। ये तुम्हारा रिटर्न हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो वर्बल कर लो, कैसे ना कैसे तो भी आपको पार्टनरशिप डीड तो बनाना पड़ेगा। लॉ मेकर बोलता है भैया डीड बना लो, क्यों हुज्जत करते हो? बाद में तुमको आपस में जो है, फिर आज तो बड़ी दोस्ती है, कल को झगड़े करोगे और फिर हमारा दिमाग खराब करोगे। ये कुछ बोलेगा, तुम कुछ बोलोगे, लिखित में ले आओ यार, कागज पे लिख के ले आओ। बात समझ में आई? तो ये है भाई, डीड रहता है और उस पर सबके सिग्नेचर भी होते हैं, कंसेंट भी होना चाहिए सबका, सबका सिग्नेचर भी रहता है। देखो पार्टनरशिप कम इन एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कैन बी इधर ओरल और रिटन, लेकिन रिटर्न रहे तो ज्यादा अच्छा। कोई तुमसे पूछे कि रिटर्न जरूरी है क्या, मैंडेटरी है क्या, तो तुम क्या बोलोगे? देखो एग्रीमेंट होना क्या है, एग्रीमेंट होना, एग्रीमेंट इज मस्ट, ठीक है, बट रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑप्शनल एंड रेकमेंडेड। रेकमेंड करते हैं,
कि भाई आप रिटर्न रखो, लेकिन एग्रीमेंट तो होना चाहिए, एग्रीमेंट तो होना चाहिए। अब आप ये मत पूछना ओरल एग्रीमेंट है सर, साबित कैसे होगा? अब देखेंगे, निकालेंगे सीसीटीवी फुटेज, नहीं तो होगा, झगड़ा चलता रहेगा और क्या है उसमें। और ये एक स्टाम्प पेपर पे बनता है। स्टाम्प पेपर देखा है आपने, वो जो जमीन वमीन के कागज वागज बनते हैं स्टाम्प पेपर पे, वैसे कि स्टाम्प पेपर पे लिखना है आपको और सबके साइन होने चाहिए। और जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म बोल के एक जगह होती है, संस्था होती है, वहां पे जाकर के आप उसको आप रजिस्टर कराते हो कि देखो सर हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, ये रहा हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें। अब उसमें लिखा क्या क्या होगा भाई देख लो। फर्म का नाम लिखा होगा, फर्म का एड्रेस कहां पे है वो लिखा होगा, फर्म बिजनेस क्या करेगी वो लिखा होगा, सारे पार्टनर के नाम लिखे होंगे, एड्रेस लिखे होंगे, कौन कौन कैपिटल जो है कितना पार्टनर, कौन कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा वो लिखा होगा। फर्म का जो अकाउंटिंग का पीरियड है वो कब से कब तक रहेगा, जनवरी से दिसंबर रहेगा या अप्रैल से मार्च रहेगा या दिवाली से दिवाली रहेगा, कुछ भी जो भी उनकी मर्जी। पार्टनरशिप शुरू कब से होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, फर्म नेम पे बनेगा या किसी इकलौते, मतलब कोई बंदा बोलता नहीं मेरे नाम पे ही चलने दो यार, मेरे से हिसाब कर लेना, या फिर सब लोग मिलकर अकाउंट खोलेंगे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो भी लाभ वगैरह होगा, आपको प्रॉफिट होएगा, वो आप किस रेशियो में आपस में बांटोगे, बराबर बराबर बांटोगे या 2:1 बांटोगे या 3:2 बांटोगे, क्या करोगे आप? अच्छा, अब कोई कैपिटल लगा के बैठा है, उस पर इंटरेस्ट उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोन अगर देगा कोई तो इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ड्राइंग निकाल के ले जाएगा अपने फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से, तो उस पर इंटरेस्ट वो देगा कि नहीं देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म देती है, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है। यह बात समझिएगा, ये हमने 11th में डिस्कस किया था। ठीक है, देखो यह है फर्म और यह है पार्टनर्स। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या होता है? फर्म देता है किसको? पार्टनर को। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये फर्म लेता है किससे? पार्टनर से। बात समझ में आई आपको? ठीक है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा, लिया नहीं है। ठीक है, ये मेरी एजम्पशन है। अच्छा, ये सब तो पढ़ेंगे इन ड्यू कोर्स, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ऑडिटर कैसे आएगा, छोड़ो इन बातों को। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कोई आप जो काम करोगे पार्टनर, आपको सैलरी भी चाहिए क्या? सैलरी भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए, बोनस भी चाहिए, कोई रेम्युनरेशन चाहिए, उसके बारे में भी लिखो यहां पे। पार्टनर के राइट क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, लायबिलिटीज वगैरह क्या होंगी। अगर लॉस वॉस हो गया तो कैसे मैनेज करोगे? कोई पार्टनर आउट हो गया, नहीं आउट नहीं हुआ है, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया तो क्या होगा? पार्टनरशिप बंद होगी तो कैसे बंद होगी? झगड़े झंझट होंगे तो फिर उठापटक कैसे मचेगी? फिर अगला इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो कैसे होगा? रिटायरमेंट होगा तो कैसे होगा? कोई पार्टनर मरेगा तो कैसे मरेगा? नहीं, ये नहीं है। किसी पार्टनर के मरने पे क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा? ये चीजें लिखी है, और कुछ भी और जो आपका मन करे वो सब लिखो। ठीक है, अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे आए आलसी लोग, जिन्होंने या तो बढ़िया वाला जो मतलब रिटर्न में बनाया ही नहीं, ओरल में बनाया तो भी उनको मालूम नहीं कि हमने तो कोई डिसाइड ही नहीं करा यार। बाद में झगड़ा हुआ तो उनको ध्यान है, अबे इस पे तो हमने कोई चर्चा ही नहीं करी थी कभी। हो जाता है यार, कई बार हो जाता है ऐसा, कई बार हो जाता है। जैसे दो भाई पार्टनर बन गए, अब दो भाई को लग रहा है कि यार ठीक है, दोनों जितना समय देंगे उतना उतना हम लोग आपस में प्रॉफिट बांट लेंगे। अब एक ना बैठ करके बिजनेस करता है, दुकान पे गल्ले पे बैठा रहता है, दूसरा घर में सोता रहता है। ठीक है, जब प्रॉफिट बांटने का टाइम आया तो एक ने दूसरे को बोला यार तू तो घर पे सो रहा था, तू कम प्रॉफिट ले, मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अब हो गई लड़ाई, और दोनों ने कभी यह सोचा ही नहीं कि इसके बारे में हमें पहले से बात कर लेनी चाहिए थी। तो भाई आपने नहीं सोचा, कोई बात नहीं, लॉ ने आपके बारे में सोचा है। तो देखो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस पे तो थियरी क्वेश्चन बनता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आज की आखिरी चीज हम लोग कर रहे हैं, फिर अगला सेशन देखेंगे अगली क्लास में। और तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि ये चीजें लगा दो।
जैसे आप घर पे कुछ मम्मी को खाना बनाने के लिए बोलो कि मम्मी ये बना दो, अगर आपने कुछ नहीं बोला तो क्या मम्मी खाना ही नहीं बनाएगी? कुछ ना कुछ तो बना के आपको खिलाएगी ना। कि अगर बेटा साइलेंट है ना, बेटे का जन्मदिन आ गया तो बेटा या तो मम्मी को बोले, पापा को बोले कि मेरे को ये वाला केक चाहिए, ये वाला प्रेजेंट चाहिए। और अगर बेटे ने कुछ भी नहीं बोला तो क्या मम्मी ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी नहीं बनाएगी, या पापा कोई भी गिफ्ट नहीं देंगे? हो सकता है कोई भी गिफ्ट ना दें, वो यहां पे लिखा हुआ है, हो सकता है पापा कर सकते हैं ऐसा, मम्मी नहीं करती। ओके, तो ये देखो सबसे पहली चीज क्या अगलों ने बोला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है देख लो भाई, अगर तुम लोगों को कुछ और डिसाइड करना है तो कर लो, अगर कुछ और डिसाइड नहीं करोगे तो हम इक्वली बना देंगे। 1:1:1:1:1:1, जितने पार्टनर है सब में बराबर बराबर बटेगा। तुमने कैपिटल कम लगाया हो या ज्यादा, तुम काम कम कर रहे हो या ज्यादा, तुम जो मर्जी आए कर रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, सब में प्रॉफिट क्या बटेगा? इक्वल। 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1। बात समझ में आई? ठीक है, समझ गए बात को? यानी 2 पार्टनर तो हाफ हाफ, 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 1/4 1/4, ऐसे चलेंगी चीजें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप बोल रहे अरे सर कैसे, मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया, उसने कम कैपिटल लगाया। कहते हैं कोई बात नहीं, या तो उससे एक्स्ट्रा कैपिटल मंगवा लो या तुम अपना कैपिटल निकाल लो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो इंटरेस्ट नहीं देते, हमारे हिसाब से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यानी नो पार्टनर इज इंटाइटल टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। कोई कैपिटल वैपिटल इंटरेस्ट नहीं, सब बेकार वाली बात है। तुमको लेना है पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें लिखो हमने कब मना किया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब जन्मदिन है यार, तो तुम्हारे बिना बोले मम्मी केक बना देगी, अब तुम्हारे बिना बोले डीजे भी थोड़े ना लगवा देगी। डीजे चाहिए तो लगवा लो अपना यार, कैसी बात करते हो? बोला तुमने है नहीं, मम्मी से तुम्हारी उम्मीदें जरूरत से ज्यादा है कि नहीं डीजे भी लगवा दो हैं और पता नहीं भंडारे भी लगवा दो हमारे जन्मदिन पे, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, भाई तुम अगर पैसे निकाल के ले जा रहे हो, हमने तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो हम तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लेंगे अगर डीड साइलेंट है तो। न तुमको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, न तुमसे ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। बट अगर तुमने फर्म को लोन दिया है, कैपिटल नहीं दिया है, लोन दिया है, तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट तुमको मिल जाएगा। चलो और बोलो, कैपिटल पे नहीं मिलेगा, लोन दिया है। सर पता कैसे चलेगा? अरे देते समय बोल दो भाई कि कैपिटल दे रहे हैं कि लोन दे रहे हैं, कैसी बात करते हो? अगर कैपिटल के रूप में दिया है नो इंटरेस्ट, लोन के रूप में दिया है 6% पर एनम इंटरेस्ट। समझ गए? रिम्यूनरेशन, एक पार्टनर बोलता मैं तो दिन भर यहीं बैठा रहता हूं, दिन भर रात भर, मैंने तो देखो यहीं पे जो अपना बिस्तरा भी लगा लिया, मैं यहीं पे सोता हूं, यहीं पे काम करता हूं। दूसरा पार्टनर तो पूरे दिन घर पे बैठा रहता है, तो मेरे को सैलरी भी दो यार। मैं एक तो पार्टनर के तौर पे काम कर रहा हूं और इंप्लॉय के तौर पे भी काम कर रहा हूं, मैंने तो सैलरी बचा ली। अगर मैं भी घर पे बैठा होता, 2 लोगों की सैलरी जाती इनकी, मैं तो यहां पे बैठ बैठ के काम कर रहा हूं। लॉ मेकर बोलेगा एक काम करो, या तो काम ही मत करो तुम भी, या तो उसको बुला लो या इंप्लॉय ही रख लो। हमारा दिमाग क्यों खराब करते हो? हम तो ये मान के चलेंगे तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम नहीं काम करोगे तो कौन करेगा? यानी अपने बिजनेस में काम करने की कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। चाहिए तो कागज पे लिख के स्टाम्प पेपर पे लगाओ और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से उसको अप्रूव कराओ। अब वो घर पे सो रहा है, मैं यहां पे बैठा हूं, कोई विदेश घूमने गया है, कोई लॉकडाउन में, सब बेकार वाली बात है। आपका बिजनेस है, आपको काम करना है, आपकी जिम्मेदारी है, बात खत्म। इसके लिए कुछ अलग से नहीं मिलता। कभी आपने देखा है मम्मी कोई बोलते नहीं मैं बच्चों का ध्यान रखती हूं, ये तो कभी ध्यान रखते ही नहीं, मेरे को अलग से सैलरी चाहिए। या तो पहले ही डिसाइड कर लो कि भाई हम बच्चे को पालेंगे, हमें 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी चाहिए। नहीं तो पप्पा क्या बोलेंगे, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, हमारे अकेले के थोड़े ही हैं। तो भाई अपने बच्चों को पालना है, पप्पा पाले मम्मी पाले, भाई उनको बाद में वो ये नहीं कह सकते कि हमें इसके लिए क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। और कुछ बोला है क्या? हाँ, और 1-2 बातें और हैं, 1-2 ये तो छोटी मोटी सी बातें हैं कि भाई अगर कोई पार्टनर ने चुपके चोरी फर्म के किसी प्रॉपर्टी का यूज करके और कोई प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, तो वो प्रॉफिट चुपचाप ला करके यहां जमा कर दो, नहीं तो जेल भेज देते तुमको।
यानी फर्म के किसी भी चीज का उपयोग करके अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया तो वो पैसा पूरे का पूरा कहां जाएगा, बिजनेस में जाएगा और सब में बटेगा। ये अलग से सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाने का, ठीक है, फर्म के बिजनेस ये कोई यूज करके। अच्छा, एक पार्टनर बोलता ना हम तो फर्म का एसेट भी यूज नहीं कर रहे, हम तो चुपके चुपके पैरेलल बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 3 पार्टनरों ने मिलकर दवाई की दुकान डाली और एक पार्टनर क्या करता है, चुपचाप भी अपना दवाई बेचता है, चुपचाप, फर्म का ये एसेट यूज नहीं करता, चुपचाप दवाई बेचता है। भाई उस बिजनेस से जितना मुनाफा होगा वो भी फर्म का ही है। तो या तुम फर्म का एसेट यूज करो या ना करो, अगर तुमने सेम काम किया या फर्म का एसेट यूज करके, यानी 2 बातें हैं देखो, अगर तुमने फर्म के एसेट से रिसोर्सेज को यूज करके कुछ कमाया है तो भी फर्म को ला करके दे दो, चुपचाप सब में बटेगा। और फर्म जिस तरह का बिजनेस करती है, अगर तुम उस तरह का बिजनेस कर रहे हो, चाहे व्यक्तिगत एसेट से, पर्सनल एसेट से करो या फिर फर्म के एसेट से करो, उस केस में भी वो फर्म में आएगा और सब में बटेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक आधा और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो सबकी मर्जी से होगा, ठीक है। कोई पार्टनर अकेला डिसाइड नहीं कर सकता भाई किसी को लेके आना है या किसी को नहीं लाना है, वो एडमिशन होगा तो सबसे पूछ के होगा। ये सब चीजें भी लिखी होती हैं। एक देखो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप खुद से बनाना कि डीड साइलेंट है। ये देखो एग्रीमेंट डीड जो है ना वो साइलेंट है। और मोहन खूब काम करता है, वो कहता है मेरे को सैलरी चाहिए, अरे नहीं मिलेगी सैलरी, डीड में लिखना था ना, नहीं मिलेगी सैलरी। श्याम ने लोन दे रखा है, इंटरेस्ट मांग रहा है 10%, अरे नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा मैक्स टू मैक्स। मोहन ने 20,000 का कैपिटल लगाया, श्याम ने 50,000 का कैपिटल लगाया है। मोहन बोलता है मेरे को इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए, हाँ भाई मिलेगा, इक्वल मिलेगा, तुमने एक पैसा नहीं भी लगाया होता तो भी तुमको इक्वल मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्याम कहता है मेरे को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझे बात को? बाकी भी आप सारा चीज देखना और बनाओ क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी ही।